भारतीय अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू लूसेंट के क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व है। सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व करना। सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व करना नहीं लिखा हुआ है, मतलब सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते अब है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। क्या होती है? तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। विकासशील राष्ट्र के रूप में है। देख लीजिए, क्वेश्चन नहीं पूछा तो ऐसे से पूछे। क्वेश्चन पूछा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो शब्द VVI, मतलब VVI है इस तरह, ये भी VVI है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सबसे अधिक योगदान रहता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान रहता है? तो तृतीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, मतलब तृतीय मतलब कि तीसरा क्षेत्र का। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान रहता है? तृतीय क्षेत्र का। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र, मतलब तीसरा क्षेत्र का। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र का, तो तीसरा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 पर अब बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं, मतलब यहाँ दिया गया बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना तो आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है, मतलब ना तो निर्यात होता है ना तो आयात मतलब होता है। बंद अर्थव्यवस्था मतलब वो अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता हो? विश्व में संबंध कोई नहीं होता हो, विश्व में संबंध नहीं कोई होता हो तो अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसको कहते हैं संवृत बंद अर्थव्यवस्था। संवृत बंद अर्थव्यवस्था, संवृत बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष कोई विश्व में कोई संबंध नहीं हो? संवृत बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं हो? संवृत बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए।
यह सत्य होगा कि भात को परिभाषित किया जाए। एक क्वेश्चन बी की आंसर एक सर्म अधिकवाक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। एक सर्म अधिकवाक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तीसरा आंसर है एक सर्म अधिकवाक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक पर भी करता है, पूंजी निर्भर पर करता है, बाजार आकार पर भी करता है। इसे मतलब तीनों होगा आंसर। क्वेश्चन तीनों होगा। लूसेंट का क्वेश्चन है, बुक भाई लूसेंट। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सब होगा। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो पूंजी पर भी निर्भर करता है, प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है, बाजार पर भी निर्भर करता है। उसमें सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। अब वैश्वीकरण क्या क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का 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 क्या अर्थ है? क्वेश्चन आंसर चलते हैं सी में। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या प्राय है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या प्राय है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर सी होगा। दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव से कम करना। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि पर लगा हुआ है? भारत का मतलब कितना भाग, जो कि वो भाग कृषि पर लगा हुआ है? तो 54% भाग लगा हुआ है। 54% लगा हुआ है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि पर लगा हुआ है? तो 54% भाग कृषि पर लगा हुआ है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि पर लगा हुआ है? 54% भाग कृषि पर लगा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया। यहाँ से चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में अधिकतम बेरोजगारी है तो संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में अधिकतम संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में अधिकतम बेरोजगारी है तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में अधिकतम बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में अधिकतम बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में अधिकतम बेरोजगारी है तो संरचनात्मक, तो संरचनात्मक मिश्रित हो गया तो बंद और शब्द है। भारत में अधिकतम बेरोजगारी है तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 14 पर भारत में बेरोजगारों के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है एनएसओ। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों एवं एकत्रित एवं प्रकाशित करता है एनएसओ। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एवं एकत्रित एवं प्रकाशित करता है तो एनएसओ। भारत में बेरोजगारों के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है तो एनएसओ।
भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं हम। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, तो इनमें से सभी चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, ग्रामीण अल्प बेरोजगार पाया जाता है, संगठनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी किस्म पाई जाती है, तो ग्रामीण अल्प बेरोजगार पाया जाता है, चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, संगठनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, इनमें सभी होगा। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, तो चक्रीय बेरोजगारी भी पाई जाती है, ग्रामीण अल्प बेरोजगारी भी पाई जाती है, संगठनात्मक बेरोजगारी भी पाई जाती है, इनमें सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं अब। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी देखने की प्रधानता देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी। कौन बेरोजगारी? तो अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं अब। कृषि में बेरोजगारी स्वरूप देखने को मिलती है। कृषि में बेरोजगारी स्वरूप देखने को मिलती है। कृषि में बेरोजगारी स्वरूप देखने को मिलती है, तो संगठनात्मक बेरोजगारी हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा, घर्षणात्मक बेरोजगारी हो जाएगा, घर्षणात्मक में सभी होगा। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलती है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलती है, तो संगठनात्मक बेरोजगारी हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी होगा, घर्षणात्मक बेरोजगारी होगा, इनमें सभी होगा। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। परछम बेरोजगारी का अर्थ क्या है? परछम बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बिहार पुलिस तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। परछम बेरोजगारी का अर्थ क्या है? परछम बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना, आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना, आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना। और परछम बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्य करना। एसएससी में तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बिहार पुलिस में क्वेश्चन शायद आल था। परछम बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना, आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना। परछम बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों के कार्यरत होना, परछम बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं अब। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, उपयुक्त में से दोनों होगा, तो दोनों पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी देखने को या तो पाई जाती है, तो बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। भारत ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। वर्तमान समय में देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी है? शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो शिक्षित बेरोजगारी बनी हुई है। शिक्षित बेरोजगारी सही में अभी युग में ये है। आज 2024 में देखिए तो बहुत से शिक्षित बेरोजगारी है। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो शिक्षित बेरोजगारी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी एवं परछम बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। छिपी हुई बेरोजगारी, परछम बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। इसमें कृषि क्षेत्र से हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र से हो जाएगा, कृषि क्षेत्र से हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र से हो जाएगा, कृषि क्षेत्र से हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। इसका आंसर होगा अपर्याप्त क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है?
संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी होती है, शिक्षित बेरोजगारी देखी जाती है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है, शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है, शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। परछन बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है। परछन बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है। परछन बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ है तो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। परछन बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 25। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। सब बिहार पुलिस यूपीएससी तो सब पूछता है। परछन बेरोजगारी मतलब कृषि में और ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। और शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखते हैं? शिक्षित बेरोजगारी आज तक के युवा देखते कर रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारी। परछन बेरोजगारी तो हो गया। किस प्रकार की बेरोजगारी? संरचनात्मक एवं स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियों प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो शैक्षिक बेरोजगारी। किस प्रकार की बेरोजगारी को स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो शैक्षिक बेरोजगारी। शिक्षित नहीं होगा, शैक्षिक बेरोजगारी यहाँ पर है, शिक्षित यहाँ पर है, शैक्षिक बेरोजगारी है। किस प्रकार की बेरोजगारी? स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो शैक्षिक बेरोजगारी। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं, लूसेंट का क्वेश्चन है, सब VVI क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। 25 हो गया, 26 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ छोड़ा हुआ डैश दिया गया है, यहाँ पर ही डैश दिया गया है 26 नंबर क्वेश्चन पर। तो बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो बेरोजगारी तब होती है, सही बात है, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो उसको कौन सा बेरोजगारी कहते हैं? तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी तब होती है जब कुछ लोगों को कुछ महीनों के दौरान हो जाएगा, रोजगार नहीं मिल पाता, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। डर छुड़ा गया। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो कुछ महीनों मतलब मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा। कुछ महीनों बेरोजगारी नहीं मिल पाता है तो मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कह रहा है कि बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को कुछ वर्ष महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? तो मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। परछन बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प रोजगार के नाम से जाता है, अल्प रोजगार के नाम से जाता है। परछन बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। परछन बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। परछन बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। परछन बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। परछन बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। परछन बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर। परछन बेरोजगारी को निम्न में से किसकी एक विशेषता थी? तो कृषि की विशेषता थी।
पश्चिम बेरोजगारी को निम्न में से किसकी एक विशेषता थी? कृषि की विशेषता थी। पश्चिम बेरोजगारी को निम्न में से किसकी एक विशेषता थी? तो कृषि की विशेषता थी। पश्चिम बेरोजगारी को निम्न में से किसकी एक विशेषता थी? तो कृषि की एक विशेषता थी। पश्चिम बेरोजगारी को निम्न में से किसकी एक विशेषता थी? तो कृषि की एक विशेषता थी। पश्चिम बेरोजगारी को निम्न में से किसकी एक विशेषता थी? कृषि की एक विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं अब हम। निम्नलिखित मतलब निम्नलिखित हो गया इनमें से कौन सा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो नीति आयोग करता है। नीति आयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो नीति आयोग करता है। नीति आयोग कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। निम्न में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो नीति आयोग करता है। नीति आयोग करता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो नीति आयोग करता है। गरीबी रेखा के भारत में निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ में अधिक है। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ में हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। क्वेश्चन नंबर 32 में भारत में निधनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निधनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निधनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निधनता के आकलन का स्तर किया जाता है। तो परिवार के उपयोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निधनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। मुख्य गरीबी का उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो इंदिरा गांधी ने। मुख्य गरीबी का उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किया है? तो इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया है। किसने प्रारंभ किया? तो इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 में। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश कहा जाता है। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश कहा जाता है। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश कहा जाता है। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? गरीबी की तीव्रता के लिए माप सबसे उपयुक्त है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु है? इनमें सभी। तो फर्स्ट में करता है आई आर डी पी। दूसरा में चलते हैं TRY-SEM ट्रेसियम। तीसरा में चलते हैं नरेप चलते हैं NREF नरेप चलते हैं। इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। तो कथन दिया गया भारत में नगरीय गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण आर में दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर नीचा है। ये चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कथन निष्कर्षण दिया गया था, छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। 38 को चल अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 38 में क्वेश्चन अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 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 तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन की यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन के यापन कराने वाले परिवारों की विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन की यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। क्वेश्चन में चलते हैं 40 पर चलते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD का जो कि एक तरह से बैंक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD का है। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। मानव विकास सूचकांक में HDI किसने बनाया था? UNDP ने। मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? तो UNDP ने। SSC में क्वेश्चन, बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? तो UNDP ने बनाया था। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो UNDP ने बनाया था। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? UNDP ने बनाया था। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? UNDP ने बनाया था। क्वेश्चन में चलते 42 पर चलते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री का देन है? तो महबूब उल हक का देन है। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री का देन है? मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री का देन है? तो महबूब उल हक का देन है। HDI किस अर्थशास्त्री का देन है? तो महबूब उल हक का देन है। क्वेश्चन में 43 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? सकल नाम निवेश दर। क्वेश्चन नंबर 43 कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो सकल नाम निवेश दर। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक HDI आधार क्या है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर है। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर है। क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश हो गया है। पहला राज्य है मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करना मध्य प्रदेश है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव 46 में क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की
दर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया है? तो अप्रैल 2002 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की दर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया है? तो 2002 में जारी किया गया। मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया है? तो 2002 में किया गया। 2002 में किया गया, अप्रैल 2002 में। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में। मध्यम मानव विकास श्रेणी में यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट भारत के किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट भारत के किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी। मध्यम मानव विकास श्रेणी में। 47 में क्वेश्चन, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में। मध्यम मानव विकास श्रेणी में। मध्यम मानव विकास श्रेणी में। क्वेश्चन 48 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो लिंगानुपात। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो लिंगानुपात नहीं है। बाकी जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर है, सकल नामांकन दर है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक माप नहीं है? तो लिंगानुपात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था खत्म हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन था। 50 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। 1 नंबर का क्वेश्चन था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन ही बिहार पुलिस में पूछा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव लूसेंट का क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। लूसेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, राम राम। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। इस तरह से आप कंटेस्ट लाने के लिए कमेंट में से बोलते जाइएगा। जय श्री राम। राम राम दोस्तों।